अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है बेटा, तो अब हमने डिस्कस किया था कि असाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं ये बेसिकली हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं। अब अगर ये सिंपल लिपिड्स हैं तो इनके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक बेटा हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे और नेक्स्ट आपके पास होगा अल्कोहल। तो अल्कोहल और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बेटा ये असाइल ग्लिसरॉल्स मिलकर बनते हैं। तो मजीद डिटेल इसकी डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास वो कहता है कि असाइल ग्लिसरॉल बेसिकली एस्टर्स हैं किसके बेटा, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स के। तो जब हमारे पास फैटी एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो ईस्टर होता है और उस ईस्टर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, असाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं। तो असाइल ग्लिसरॉल्स आर बेसिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब आपने एक बात याद रखनी है बेटा कि जो हमारे पास फैटी एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को आप नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं एंड मोर स्पेसिफिकली आप उसे नाम देते हैं एस्टेरिफिकेशन का। अब देखिए बेटा हमारे पास जो अल्कोहल असाइल ग्लिसरॉल के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा वो आपके पास है ग्लिसरॉल। अल्कोहल जो बेटा मौजूद होगी असाइल ग्लिसरॉल्स को बनाने में उस अल्कोहल को आप क्या नाम देंगे, ग्लिसरॉल का नाम देंगे। और ये जो ग्लिसरॉल है बेसिकली इट इज अ ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। तो मतलब ये वो अल्कोहल है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखिए ये मैंने स्ट्रक्चर बेटा यहाँ डिनोट किया है। ये आपके पास बेटा कार्बन नंबर 1 है, ये आपके पास कार्बन नंबर 2 है और ये आपके पास बेटा कार्बन नंबर 3 है। तो देखिए हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये आपके पास है तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, 3 कार्बन हो, ऐसे ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल को आप नाम देते हैं ग्लिसरॉल का। जब आप वैक्सेस डिस्कस करेंगे तो वैक्सेस के अंदर भी फैटी एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेटा वैक्सेस और असाइल ग्लिसरॉल के अंदर डिफरेंस ये है कि असाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल होगा और वैक्सेस के अंदर जो अल्कोहल होगा वो अदर देन ग्लिसरॉल होगा। ये आपने बात याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट बेटा हम इस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जब हमारे पास एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा, अल्कोहल के साथ। जैसे ही एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, और जो रिजल्टिंग कंपाउंड आपके पास बनता है दैट इज नोन एज एस्टर। और यही एस्टर बेसिकली आपके पास क्या बेटा, असाइल ग्लिसरॉल है। क्लियर होगी बेटा ये बात। जब भी अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज एस्टर कंपाउंड और इसी को आप नाम दे रहे हैं असाइल ग्लिसरॉल का। अच्छा इसी को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। कौन सी अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। इसका आपने रिएक्शन करवाया एक एसिड के साथ जो कि एसिटिक एसिड है CH3COOH। जब इसका रिएक्शन होते बेटा तो आपने याद रखना है इस रिएक्शन के दौरान जो आपका अल्कोहल होगा वहां से रिलीज होगा OH ग्रुप। क्या रिलीज होगा, अल्कोहल से रिलीज होगा OH ग्रुप और एसिड आपको क्या देगा बेटा, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए जब हमारे पास यहां से रिलीज हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां से रिलीज हुआ हाइड्रोजन, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा, वाटर बन जाएगा। और जो बेटा हमारे पास अल्कोहल और एसिड के दरमियान बॉन्ड डिवेलप होगा उसे नाम देंगे एस्टर बॉन्ड का और मेरे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना इन दोनों के रिएक्शन से दैट इज नोन एज एस्टर। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए आपने एक बात याद रखनी, शायद केमिस्ट्री में या फेडरल में वो कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आता है वो आता है एसिड से और अल्कोहल क्या देता है बेटा, हाइड्रोजन देता है। लेकिन आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज है हम वही डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलवेज कम फ्रॉम द अल्कोहल एंड हाइड्रोजन ऑलवेज कम फ्रॉम द एसिड। दोनों के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, रिलीज होगा, रिजल्टेंट जो कंपाउंड है दैट इज नोन एज एस्टर। देखिए ये एमसीक्यूज भी है अगर पंजाब एफएससी में आ जाता है कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑलवेज कम फ्रॉम द अल्कोहल, कि आपके पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हमेशा कहां से आएगा बेटा, ये अल्कोहल से आएगा। और जो हाइड्रोजन है आपके पास ये हमेशा कहां से आएगा बेटा, ये आएगा एसिड से। तो ये आपने बात नहीं भूलनी। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास देखें असाइल ग्लिसरॉल की वैसे तो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है, ठीक है, वो आपके पास है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। कौन सी बेटा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है। देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बात समझा देता हूँ कि अगर आपके पास एक ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड उसके साथ कंबाइन होता है, एक ग्लिसरॉल है और एक ही फैटी एसिड उसके साथ कंबाइन होते हैं तो बनता है मोनो असाइल ग्लिसरॉल।
अब देखिए अभी भी हमारे पास जब मोनोअसाइल ग्लिसरॉल बनता है तो अल्कोहल का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूटिलाइज होता है ग्लिसरॉल का, और 2 अभी भी फ्री हैं। तो मतलब अभी मजीद 2 रिएक्शंस हो सकते हैं, 2 फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं। अब देखिए अगर आप मोनोअसाइल ग्लिसरॉल का रिएक्शन करवाते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फैटी एसिड के साथ, तो बेटा हमारे पास सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यूटिलाइज हो जाएगा, तो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल से वो बन जाएगा डाईअसाइल ग्लिसरॉल। और जब आप डाईअसाइल ग्लिसरॉल के अंदर तीसरा फैटी एसिड ऐड करेंगे, तो तीसरा जो लास्ट आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेटा, देखें पहला फैटी एसिड आपने ऐड किया तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस्तेमाल हो गया, दूसरा करेंगे तो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूटिलाइज हो जाएगा, तीसरा फैटी एसिड अटैच करेंगे तो तीसरा भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो अब मजीद फैटी एसिड्स आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक ऐड किया तो नाम उसका क्या था, उसका नाम बना जी मोनो, ठीक है, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। आपने दूसरा ऐड किया तो उसका नाम बना डाईअसाइल ग्लिसरॉल। अगर आपने तीसरा फैटी एसिड ऐड कर दिया तो उसका नाम बन गया ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल। बेटा समझ आ गई इस बात की। तो देखिए हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है बेटा वो आपके पास कौन सा है, ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल है। अब ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल का दूसरा क्या नाम है, इट इज आल्सो नोन एज ट्राईग्लिसराइड। अब इसी ट्राईग्लिसराइड को बेटा आप न्यूट्रल लिपिड्स का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूट्रल लिपिड्स का। अब न्यूट्रल लिपिड्स ट्राईग्लिसराइड या ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल को क्यों देते हैं, ये आपने बात गौर से सुननी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखें आपने एक फैटी एसिड ऐड किया था तो क्या बना था, मोनो। जब मोनोअसाइल ग्लिसरॉल बनता है तो वो अभी रिएक्टिव है, न्यूट्रल नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि हमारे पास ग्लिसरॉल के पास 1 और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी भी फ्री हैं, वो रिएक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाले फैटी एसिड के साथ। अब आपने दूसरा ऐड किया तो बन गया डाईअसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब भी लास्ट वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अभी फ्री है, वो मजीद रिएक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फैटी एसिड के साथ, तो अभी ये न्यूट्रल नहीं हुआ। जब आप तीसरा ऐड करते हैं फैटी एसिड तो वो बन जाते हैं ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल। तो देन हम कहते हैं कि अब अगर आप मजीद फैटी एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे तो मजीद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लिसरॉल के पास अवेलेबल नहीं है, मजीद रिएक्शन नहीं होगा, मजीद एस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए बेटा ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड को आप नाम देते हैं न्यूट्रल लिपिड्स का। और ये मोस्ट कॉमन अकरिंग बेटा टाइप है या फॉर्म है किसकी, असाइल ग्लिसरॉल की। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जिस शक्ल में ये स्टोर होते हैं फैट्स, वो किस शक्ल में होते हैं बेटा, न्यूट्रल लिपिड्स की फॉर्म में या ट्राईग्लिसराइड की फॉर्म के अंदर। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली अकरिंग लिपिड या फैट। अब देखें नेक्स्ट हम अब देखें हमने क्या कहा कि ट्राईग्लिसराइड कब बनेगा, जब आप एक ग्लिसरॉल के अंदर, अब देखें ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल या न्यूट्रल लिपिड के अंदर ग्लिसरॉल कितने बेटा, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और उसके अंदर आपने फैटी एसिड्स कितने अटैच किए बेटा, 3 फैटी एसिड्स अटैच किए। तो देखिए ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल होगा इसका कंपोनेंट और 3 फैटी एसिड्स हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ बेटा, ग्लिसरॉल के साथ। अब आप देखें ये आपके पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो अब देखें ये आपके पास क्या जी, फैटी एसिड है। फैटी एसिड का फार्मूला जनरली क्या होता है, देखिए जनरल फार्मूला है RC, ये ठीक है, ये हमारे पास जनरल है। अब इसमें ये हमारे पास R क्या है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, ठीक है, स्ट्रेट चेन है कार्बन की जो कि अटैच है एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। तो ये आपके पास है, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब देखें अगर आप, ठीक है, अब देखें आपके पास एक हमारे पास फैटी एसिड ये है, दूसरा फैटी एसिड ये है और तीसरा ये है। 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि इस ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। अब देखें होगा क्या, आपने ध्यान से सुनना है। अब देखिए कार्बन नंबर 1 जब रिएक्ट करेगा तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और एक फैटी एसिड, पहले फैटी एसिड का होगा हाइड्रोजन। तो आप खुद देखें कि अब जब हमारे पास यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो रिलीज कौन सी चीज होगी बेटा, यहां से रिलीज होगा वाटर। तो जैसे ही वाटर रिलीज होता है तो देखें हमारे पास यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हो गया, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो अब देखें हमारे पास हुआ क्या बेटा, दरमियान में ऑक्सीजन बच गई थी। तो ये देखें ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, दिस बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। तो अब ये मोनोअसाइल ग्लिसरॉल बन चुका है। अब हम दूसरा फैटी एसिड रिएक्ट करवाते हैं। अब जब दूसरा फैटी एसिड रिएक्ट होगा तो यहां से क्या जाएगा बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एसिड से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या रिलीज होगा बेटा, रिलीज होगा आपके पास बेटा वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर रिलीज होगा, देखिए यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया और ये ऑक्सीजन बच गई। तो देखिए हमारे पास ये क्या बन गया, दिस इज नोन एज सेकंड एस्टर बॉन्ड। समझ आ गई इस बात की।
अब ये क्या बन चुका है, दिस इज नोन एज डाई असाइल ग्लिसरॉल। अब हम इस डाई असाइल ग्लिसरॉल का रिएक्शन करवाते हैं तीसरे फैटी एसिड के साथ। तो जब आप तीसरे फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, ठीक है, और हमारे पास एसिड से क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो क्या चीज रिलीज हो जाएगी बेटा, वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा रिलीज। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया और यहां से चला गया बेटा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन बच गई और ये ऑक्सीजन बेटा कनेक्ट हो जाएगी इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ, तो ये तीसरा एस्टर बॉन्ड बन गया। तो अभी हमारे पास जो चीज बनी है बेटा, ये हमारे पास है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए बेटा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में, ये बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। समझ आ गई इस बात की। तो आपने बेटा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इस ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है, ये आपने लास्ट में मुझे बताना है। चलें जी, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास, हमने ग्लिसरॉल को तो डिस्कस कर लिया था, अब नेक्स्ट आपके पास है फैटी एसिड्स, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि फैटी एसिड्स का जो जनरल फार्मूला है वो है RCOOH, कि ये जो R है, ठीक है, देखिए आपने ध्यान से बेटा सुनने, ये जो R है बेटा ये अटैच है किसके साथ बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, एसिडिक ग्रुप के साथ। R क्या बेटा, इट इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स अटैच विद हाइड्रोजन, ठीक है, कि ये बेटा हमारे पास स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम्स की जो कि हाइड्रोजन के साथ है, और ये स्ट्रेट चेन हैव, इसके पास मौजूद है क्या बेटा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेटा अगर अल्काइल ग्रुप एसिडिक फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच है इस शक्ल के अंदर RCOOH के अंदर, तो ये हमारे पास कहलाते हैं फैटी एसिड्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स अटैच विद हाइड्रोजन and having a acidic functional group that is known as a carboxylic group बेटा। अब देखिए आपने याद रखना है कि जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं इनके दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड भी हैं। अच्छा आपने यहां एक बात बेटा ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैं इनकी तादाद, चेन के अंदर जो तादाद, R की बात कर रहा हूं बेटा मैं, कि R के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं मतलब अल्काइल जो ग्रुप होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने याद रखने जो कार्बन एटम की तादाद है वो हमेशा इवन नंबर होती है। कौन सी होगी, इवन होगी तादाद। और वो कितनी होती है बेटा, ठीक है, ये बेटा 2 to 30 हो सकती है। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें बेटा, फैटी एसिड्स के अंदर। क्लियर बेटा, 2 to 30 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा अब फैटी एसिड्स को हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा ये तो बड़ी आसान सी बात है, आप लोगों ने मतलब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते चले आ रहे हैं कि सैचुरेटेड अल्केन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है देयर विल बी नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसा फैटी एसिड बेटा जिसके अंदर कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ना प्रेजेंट हो, जिसके अंदर डबल कोवैलेंट बॉन्ड नजर ना आए, वो होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हम आगे पढ़ेंगे ये एनिमल फैट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेट चेन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेट चेन। अच्छा अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा, मतलब जिसके अंदर डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उससे आप क्या नाम देंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम देंगे बेटा। और आमतौर पर कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हो सकते हैं, तो वो है बेटा अप टू 6 बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए सैचुरेटेड की अगर हम एग्जांपल देखें तो एसिटिक एसिड है जो कि सिंपलेस्ट फैटी एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, ये सारे सैचुरेटेड हैं। अब एमसीक्यूज कहां से आता है, वो आते हैं बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, जो एग्जांपल के तौर पर आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, वो कौन सा बेटा, ओलिक एसिड। तो देखिए बेटा ये आपके पास जो ओलिक एसिड है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। अब देखिए इस ओलिक एसिड के अंदर, ठीक है, कहां डबल बॉन्ड, एमसीक्यूज आता है कि कहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा एमडी कैट के एग्जाम में आ चुका है कि कौन से कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन द ओलिक एसिड। तो आपने याद रखना है कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10 बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है, मैंने एक रिलेशन लिखा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड,
ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है कि जैसे जैसे बेटा फैटी एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद फैटी एसिड के अंदर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होता जाएगा। समझ आ गई बेटा इस बात की कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे साथ बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब दूसरा रिलेशन सुनिएगा बेटा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर वो इंक्रीज होता है तो इसका मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बेटा बढ़ती है, लेकिन किसके, कौन से सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर बेटा। तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फैटी एसिड्स पोलर जो सब्सटेंस है, जो पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर है, उसके अंदर इनसोल्युबल होते हैं। ठीक, उनकी सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेटा क्लियर होगी बेटा यहां तक बात। अब देखिए हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास है ब्यूटेरिक एसिड। अब ब्यूटेरिक एसिड के अंदर कार्बन की तादाद कितनी है बेटा, 4 कार्बन एटम्स हैं। कितने बेटा, 4 कार्बन एटम्स हैं। और पाल्मिटिक एसिड जो है बेटा इसके अंदर जो कार्बन की तादाद है वो कितनी है बेटा, 16। तो आपने बेटा याद रखनी है बात, ठीक है, कि बेटा हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड में कार्बन की तादाद कितनी है, 4, और पाल्मिटिक एसिड में अंदर कितनी है बेटा, 16 है। क्या बेटा, 16। अब देखें ब्यूटेरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पाल्मिटिक एसिड की निस्बत कम है तो इसकी जो सोल्युबिलिटी है बेटा वो क्या होगी, कम होगी। मॉलिक्यूलर वेट कम है तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसकी सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट को देखें। मेल्टिंग पॉइंट बेटा जो हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड का है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा, -8 डिग्री सेल्सियस है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा हमारे पास पाल्मिटिक एसिड का वो कितना है बेटा, 63.1 डिग्री सेल्सियस। देखा आपने कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या बेटा, ज्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं एनिमल फैट्स और प्लांट फैट्स का। देखें प्लांट फैट्स को हम ऑयल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, ऑयल्स क्योंकि जो हमारे पास प्लांट फैट्स हैं रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड। तो इसलिए बेटा प्लांट फैट इज आल्सो कॉल्ड ऑयल। अब देखिए जो हमारे पास एनिमल फैट्स होंगे उनके अंदर होंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन से होंगे बेटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और बेटा प्लांट फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो है अनसैचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बच्चे भूल जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल फैट्स में है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लांट फैट्स के अंदर हैं, ऑयल्स के अंदर हैं। अब देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो रूम टेम्परेचर पर इनकी फिजिकल स्टेट क्या बेटा, एनिमल फैट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम बात करते हैं बेटा प्लांट फैट्स की तो ये रूम टेम्परेचर पर होते हैं लिक्विड फॉर्म में। समझ आ गई यहां तक। अच्छा नेक्स्ट आपने एक बात याद रखनी है कि एनिमल फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होंगे वो स्ट्रेट चेन होंगे, मतलब उनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होगी, नॉन ब्रांचिंग होंगे या स्ट्रेट चेन होंगे। और जो प्लांट फैट्स के अंदर है वो उनके अंदर ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होंगे या रिंग फैटी एसिड्स होंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात आमतौर पर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स या ऑयल्स कितनी है। तो आपने याद रख लेने बेटा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बेटा वो है 0.8। कितनी है बेटा, 0.8 है फैट या ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। और वाटर की कितनी, 1। तो कौन ज्यादा डेंसर हुआ, वाटर ज्यादा डेंसर है, भारी है एज कंपेयर टू ऑयल एंड फैट। तो इसलिए तो बेटा जब हम ऑयल या फैट को पानी में डालते हैं तो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कौन तैर रहा होता है, ठीक है, ऑयल या फैट की लेयर। तो ऑयल एंड फैट्स आर लाइटर देन वाटर, ठीक है, बिकॉज देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8। तो ये लाइटर है देन द वाटर। और बेटा आप जो हमारे पास फैट्स हैं आम कंडीशन के अंदर दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, आप इनकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं करवा सकते। बट अंडर द सर्टेन कंडीशन, जब आप स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करते हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड बेटा। ठीक है, तो फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनकी तादाद 2 to 30। यह बात आपने याद रखनी है। वैक्सेस के अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा।